Good morning students. Today discuss about chapter number 4 वायु। आज हम लोग चैप्टर नंबर 4 वायु के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें वायुमंडल का संगठन, वायुमंडल की संरचना, मौसम एवं जलवायु और प्रमुख वायुदाब पेटियाँ और वर्षा के प्रकार। सर्वप्रथम हम लोग वायुमंडल का संगठन के बारे में अध्ययन करेंगे। आप लोग सभी जानते हैं कि जिस वायु का उपयोग हम सांस लेने के लिए करते हैं वह वास्तव में अनेक गैसों का मिश्रण होती है, जिसमें नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन दो ऐसी गैसें हैं जिनसे वायुमंडल का बड़ा भाग बना है। इसके अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन एवं हाइड्रोजन कम मात्रा में पाई जाती है। इन गैसों के अलावा धूल के छोटे छोटे कण भी हवा में मौजूद होते हैं। यहाँ पर इस वृत्तारेख चित्र के माध्यम से दर्शाया जा रहा है कि वायु के विभिन्न संगठनों के प्रतिशत कितने हैं। यहाँ पर सर्वप्रथम कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है। उसके बाद ऑर्गन जिसकी मात्रा 0.93% है और अन्य सभी गैस हैं जिसमें हीलियम है, ओजोन है, हाइड्रोजन है और भी कई गैसें हैं जिनकी मात्रा 0.04 है %। और ऑक्सीजन 21%, नाइट्रोजन सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है जिसका प्रतिशत 78% है। नाइट्रोजन वायु में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है। दूसरा टॉपिक है वायुमंडल की संरचना। हमारा वायुमंडल 5 परतों में विभाजित है जो पृथ्वी की सतह से आरंभ होती है, और ये है सबसे प्रथम है क्षोभ मंडल। उसके बाद दूसरा है समताप मंडल, मध्यमंडल, वायुमंडल और सबसे ऊपरी है बहिर्मंडल। हम यहाँ इस चित्र के माध्यम से वायुमंडल की संरचना का अध्ययन करेंगे, जो क्रमानुसार मंडलों का विभाजन है। सर्वप्रथम पृथ्वी सीमा से क्षोभ मंडल, जो माउंट एवरेस्ट की का आधारशिला है। क्षोभ मंडल के बाद आता है समताप मंडल। पहले क्षोभ मंडल, यह परत वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है और इसकी ऊंचाई 13 किलोमीटर है। यहाँ पर चित्र में भी देखो दिखाया गया है, तो इसकी ऊंचाई है वो 13 किलोमीटर है। और इसी मंडल में मौजूद वायु में हम सांस लेते हैं, और इसके साथ ही मौसम की लगभग सभी घटनाएं जैसे वर्षा है, कोहरा है, ओलावर्षण है, वो सब इसी परत के अंदर होता है, क्षोभ मंडल में ही। दूसरा नंबर आता है समताप मंडल। क्षोभ मंडल के ठीक ऊपर यहाँ पर देख रहे हो का भाग है वो समताप मंडल कहलाता है, और इसकी जो ऊंचाई है वो लगभग 50 किलोमीटर है। यह परत बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होती है, और इसीलिए यहाँ पर फलस्वरूप यहाँ की जो परिस्थितियाँ वो हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती हैं। समताप मंडल की एक महत्वपूर्ण व्यवस्था यह है कि इसमें ओजोन गैस की परत होती है। यह परत सूर्य से आने वाली हानिकारक गैसों से हमारी रक्षा करती है। तो यहाँ भी देखा, ये सबसे महत्वपूर्ण है। ये
समताप मंडल, क्योंकि इसमें जो ओजोन परत है, गैस है, वो हमें हानिकारक गैसों से हमारी रक्षा करती है। इसके ठीक ऊपर है मध्य मंडल। यह वायुमंडल की तीसरी परत है। यह समताप मंडल के ठीक ऊपर होती है। यह लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली है। यहाँ पर ऊंचाई किलोमीटर में दे रखा है। यहाँ पर इस आंकड़ों से हम पता भी कर सकते हैं। प्रवेश करने वाले जो उल्कापिंड होते हैं, अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले उल्कापिंड होते हैं, वो इसी परत में आने पर जल जाते हैं। जो इस परत, तो इसका मतलब हुआ कि वो नीचे तक नहीं आ पाते हैं पृथ्वी पर, और वो वहीं उसी मध्यमंडल में विलय हो जाते हैं। इसके ऊपर है वायुमंडल। वह वायुमंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अधिक तीव्रता से बढ़ता है, क्योंकि धीरे हम सूर्य के नज़दीक आ जाते हैं। आयन मंडल इस परत का एक भाग है। आयन मंडल उसी परत का एक भाग है। यह 80 से 400 किलोमीटर तक फैला है, यानी कि जो ऊंचाई वो लगभग 80 से फैलाव इसका जो है, जो ऊपर जाके क्षेत्र बढ़ जाता है। रेडियो संचार के लिए इस परत का उपयोग होता है, क्योंकि वास्तव में पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगें इस परत द्वारा पुनः पृथ्वी पर परावर्तित कर दी जाती हैं। क्योंकि रेडियो संचार जो हमारे जो माध्यम होता है वो ट्रांसलेशन कंडीशंस उनको बोलते हैं। इसके ठीक ऊपर है बहिर्मंडल। वायुमंडल की यह सबसे ऊपरी परत को क्या बोलते हैं, बहिर्मंडल के नाम से जाना जाता है। और यह वायु की जो है वो सबसे पतली परत होती है। इसीलिए यहाँ पर हल्की गैसें जैसे हीलियम है और हाइड्रोजन है, यहीं से अंतरिक्ष में तैरती रहती है। सभी जानते हैं अंतरिक्ष में ग्रेविटेशंस यानी कि गुरुत्वाकर्षण ना होने के कारण सभी लोग तैरते हैं। तो हवा में ये जो हाइड्रोजन गैस हमेशा ऊपर जाती है, तो वहाँ पर ये तैरती रहती है। तो इस प्रकार ये वायुमंडल की संरचना के बारे में आप लोगों ने किया। नेक्स्ट टॉपिक है मौसम एवं जलवायु। क्या आज दिन साफ होगा या धूप निकलेगी, क्या आज वर्षा होगी, इन सभी चीज़ों की हम कल्पना करें तो हमारा शरीर एक रेडियो है और मस्तिष्क उसके स्पीकर है। तो मौसम वह है जो इसके नियंत्रण बटनों से छेड़छाड़ करता रहता है। मौसम वायुमंडल की प्रत्येक घंटे तथा दिन प्रतिदिन की स्थिति होती है। आर्द्र एवं गर्म मौसम किसी को भी चिड़चिड़ा बना सकता है। अच्छा हवादार मौसम हमें आनंद देता है। हम घूमने की योजना भी बना ले सकते हैं। तो मौसम है कि वो नाटकीय रूप से दिन प्रतिदिन बदलता है। दीर्घकाल में किसी स्थान का औसत मौसम उस स्थान की जलवायु बताता है, और तापमान, प्रतिदिन जिस तापमान का अनुभव करते हैं वह वायुमंडल का तापमान होता है। क्योंकि वायु में मौजूद ताप और शीतलता के परिमाण को ही तापमान कहते हैं। वायुमंडल का तापमान केवल दिन और रात में ही नहीं बदलता, बल्कि ऋतुओं के अनुसार भी बदलता है। शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु ज़्यादा गर्म होती है। आतपन एक महत्वपूर्ण कारक है जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है, क्योंकि सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है आतपन कहलाती है। आतपन सूर्य की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है, इसलिए तापमान उसी प्रकार घटता जाता है। क्योंकि हम यह भी समझ गए होंगे कि ध्रुव बर्फ से क्यों ढके। यदि पृथ्वी का तापमान अत्यधिक बढ़ जाता है तो यह इतनी गर्म हो जाएगी कि यहाँ कुछ फसलें नहीं उग सकेंगी। गाँवों की अपेक्षा नगरों का तापमान बहुत अधिक है। दिन के समय एस्फाल्ट से बनी सड़कें एवं धातु और कंक्रीट से बने भवन गर्म हो जाते हैं। रात के समय यह ऊष्मा मुक्त हो जाती है। नगर के भीड़ वाले ऊंचे भवन गर्म वायु को रोक लेते हैं, जिससे नगरों का तापमान बढ़ जाता है। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि मौसम का परिवर्तन किस प्रकार होता है, और यहाँ पर चित्र के माध्यम से कुछ
मौसम की जानकारी के लिए आवश्यक यंत्रों के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले आपका तापमापी। यह एक ऐसा यंत्र है जो हमारे तापमान को मापता है, उच्च तापमान निम्न तापमान दोनों को। दूसरा चित्र है वो वायु दाब मापी यंत्र होता है जो हमारे वायु दाब को मापने का कार्य करता है। तीसरा आता है वर्षा मापी यंत्र जो वर्षा की मात्रा मापता है। और बात दिग्दर्शी, यह क्या दिशा सूचक यंत्र होता है जो पवन की दिशा को दर्शाता है। तो यहाँ पर ये कुछ मौसम की जानकारी को प्राप्त करने वाले यंत्र दिए गए थे। अगला टॉपिक है प्रमुख वायुदाब पेटियाँ। सबसे पहले सर्वप्रथम वायुदाब क्या है ये इसके बारे में समझें। पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायु दाब कहलाता है। क्योंकि वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर दाब है वो तेज़ी से गिरने लगता है और समुद्र स्तर पर वायु दाब सर्वाधिक होता है और ऊंचाई पर जाने पर यह घटता जाता है। वायु दाब का क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप द्वारा प्रभावित होता है। अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में वायु गर्म होकर ऊपर उठती है, यह निम्न दाब क्षेत्र बनाता है और निम्न दाब बादल युक्त आकाश एवं नव मौसम के साथ जुड़ा होता है। कम ताप वाले क्षेत्रों की वायु ठंडी होती है, इसके फलस्वरूप यह भारी होती है और भारी वायु निमज्जित होकर उच्च दाब क्षेत्र बनाती है। उच्च दाब के कारण स्पष्ट एवं स्वच्छ आकाश होता है और वायु सदैव उच्च दाब क्षेत्र से निम्न वायु दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है। यहाँ चित्र के माध्यम से प्रमुख वायु दाब पेटियों के बारे में बताया गया है कि उनकी पृथ्वी पर क्या स्थिति होती है। सर्वप्रथम ऊपर देखें 90 डिग्री उत्तर में उच्च दाब, क्योंकि वहाँ से जो भी पवनीय दबाव होता है वो नीचे की ओर होता है। ध्रुवीय पवन, अधोध्रुवीय निम्न दाब, सनातन पछुआ पवनें हमेशा ऊपर की ओर जाती हैं। उपोषण उच्च दाब हास अक्षांश, कर्क रेखा से जो नीचे होती पूर्वी व्यापारिक पवनें होती वो हमेशा सदैव नीचे की ओर जाती हैं और मकर रेखा से जब ऊपर चलते दक्षिणी व्यापारिक पवनें ऊपर की ओर जाती हैं। उपोषण उच्च दाब और अक्षांश सनातन पछुआ पवनें ऊपर से नीचे की ओर दाब डालती हैं और अधो ध्रुवीय निम्न दाब हमेशा नीचे से उच्च दाब से और ध्रुवीय पवन की ओर डालते हैं। कुछ पवनों के बारे में भी आपको बताया गया था जिसमें स्थायी पवनें और मौसमी पवनें होती हैं। स्थायी पवनें व्यापारिक पश्चिमी एवं पूर्वी पवनें स्थायी पवनें होती हैं, ये वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती हैं और मौसमी पवनें हैं वो विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती रहती हैं, जैसे भारत की मानसूनी पवनें। और स्थानीय पवनें, ये पवनें किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष तथा दिन के किसी विशेष समय में चलती हैं, जैसे स्थल और समुद्री समीर या जैसे गर्म और शुष्क स्थानीय पवन जिसे हम लू कहते हैं। अगला टॉपिक है वर्षा के प्रकार। क्रियाविधि के आधार पर वर्षा के 3 प्रकार होते हैं। नंबर 1 संवहनी वर्षा, नंबर 2 पर्वतीय वर्षा और नंबर 3 चक्रवाती वर्षा। क्योंकि पौधों तथा जीव जंतुओं के जीवित रहने के लिए वर्षा बहुत महत्वपूर्ण है। इससे धरातल को ताज़ा जल प्रदान होता है। यदि वर्षा कम हो तो जल की कमी तथा सूखा हो जाता है। इसके विपरीत अगर वर्षा अधिक होती है तो बाढ़ आ जाती है। यहाँ ऊपर चित्र के माध्यम से तीनों प्रकार की वर्षा के बारे में बताया गया है। सर्वप्रथम सबसे पहले चक्रवाती वर्षा, इसमें आप देख रहे हैं कि इस प्रकार ये ठंडी वायु सीधे है और गर्म वायु सदैव ऊपर की ओर जाती है इसमें। और अगले में देखते हैं पर्वतीय वर्षा। यहाँ पर आप आर्द्र वायु है जो पहाड़ी क्षेत्र से बर्फ़ के पिघलने से ऊपर की ओर जा रही है ये। और नंबर 3 संवहनी वर्षा, यहाँ पर भी आप देख रहे हैं गर्म वायु रेगिस्तान वगैरह में यहाँ पर
इसमें क्या होता है, बादलों के कारण, बादल हैं, नीचे से गर्म वायु, गर्मी जो है वो वाष्प बनकर ऊपर जाती है और ये बादल बनाती है। तो इस प्रकार आज हम लोगों ने